बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें डिफरेंस बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स को हमने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में तकरीबन हमने 8 से 9 डिफरेंस जो है वो इसके निकाले थे, और उसमें हमने सारा इसका इंट्रोडक्शन लिया था कि शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इनका जो है वो सारा कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम बेसिकली इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया था कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत ज्यादा शॉर्ट आते हैं आपको, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पहले इसमें डेफिनेशन की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, सो वो है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the nucleus in various shells and subshells according to their increasing energy is called electronic configuration। मैंने आपको बताया था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके शेल्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपको बोहर की हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, ठीक है। अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो उसके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो अगर हम ये बताएं कि इस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और फिर हमने पढ़ा था कि एक शेल आगे फर्दर किस पे मुश्तमिल होता है, फर्दर आगे वो सब शेल्स का बना होता है। तो एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, अगर हम ये सब कुछ बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन उनकी इलेक्ट्रॉन्स की किस तरह हुई है शेल्स में और सब शेल में फिर आगे, ठीक है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। हमने इसकी भी बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि एनर्जी किस तरह से बढ़ती है। मैंने कहा था जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा फिलिंग में, ठीक है। और उसके बाद उससे ज्यादा वाली एनर्जी, फिर सबसे ज्यादा जिसकी एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। सेम केस सबशेल के साथ भी होता है कि जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी उसके अंदर सबसे पहले जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, और उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले सब शेल में, और फिर उससे ज्यादा में, ठीक है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करती है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम दोबारा एक दफा पढ़े डेफिनेशन, तो अब हमें बिल्कुल ठीक क्लियर है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स में भी एंड सब शेल्स, और कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। कि जिस तरह एनर्जी इंक्रीज करती है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन उसमें डालते हैं। सबसे पहले हम कब सबसे कम एनर्जी वाले में डालेंगे और उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो मैंने आपसे अब यहाँ पर लिखा है कि शेल्स में भी और सब शेल में भी, ठीक है। अगर अक्सर आपको सवाल आता है कि भाई किसी भी एटम की, फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो। यही है ना कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, फिर हम उसको उसके शेल्स में और सब शेल में डालेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि इसमें जो शेल्स की ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ये जो KLM की होती है, ये नहीं लिखते, सिर्फ वो SPDF वाले लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। जब आपको सिर्फ ये लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, ये नहीं मेंशन के शेल में लिखें या सब शेल में लिखें, तो आपको दोनों लिखनी है, शेल्स वाली भी लिखनी है और सब शेल वाली भी लिखनी है, ओके। तो सबसे पहले हम शेल्स को पढ़ लेते हैं। तो हमने बात की थी कि शेल 4 तरह के हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, K, L, M और N। फिर हमने इनके मैक्सिमम कैपेसिटी की बात की थी कि इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, की थी बात। तो K में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, L में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, और N में कितनी कैपेसिटी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स तक, ठीक है। तो अब इसी तरह से इसके अगर एक एग्जांपल की बात करें कि सोडियम इज एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर तो चले साथ मेंशन मैंने कर दिया, ये हमें साथ जो है वो एलिमेंट के खुद से याद रखने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपसे कहा हुआ है कि पहले 20 एलिमेंट आपने विद देयर एटॉमिक नंबर और मैस नंबर आपने याद करने हैं, ठीक है। उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी कि हमने उसको किस तरह से मेमोराइज करना है। आगे है कि राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल्स, ठीक है। यहाँ पे तो चलो मैंने मेंशन कर दिया कि शेल्स में आपने लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन शेल्स, तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स हमने बतानी है कि K, L और M में, मतलब इन शेल्स के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम के मौजूद होंगे, ठीक है। तो अब कहाँ से शुरू होगी, K से ही बात शुरू होगी। ऐसे ही है क्योंकि K की एनर्जी सबसे कम होती है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है। तो K में आएंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। अब 11 में से 2 निकल गए, बाकी एल में कितने आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अगर मैंने प्लस किया तो हो गया अभी 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने थे 11। तो अब वो जो एक बच गया है वो अगले शेल में चला जाएगा। तो इस फिर एम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये आप देख ले इसको ध्यान से कि इस तरह से हमने जो है वो रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी है। इस तरह से शेल्स के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो आपने इस तरह से लिखनी होगी। ठीक है, तो ये तो बात होगी शेल्स की, बहुत आसान थी। अब हम चलेंगे जी सब शेल्स पे। ओके, सब शेल्स हमने पढ़े थे 4 होते हैं, एस पी डी और एफ, और इनको हम जो है वो छोटे अल्फाबेट्स के साथ, स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी अगर मैक्सिमम कैपेसिटी की मैं बात करूं कि एस क्या है हमारे पास, एस में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, और एफ में कितने आते हैं 14 आते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपसे ये सारा इसका क्लियर किया था आपको कि ये एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो पहला शेल होता है, पहला शेल है हमारे पास के। ठीक है, तो के लिए अगर मैं एन की वैल्यू की बात करूं, जो हमने बात की थी एन इज इक्वल टू 1 है ना, पहला शेल है तो मतलब फर्स्ट। ठीक है, तो अगर पहला शेल है तो इसमें सब शेल भी कितने होंगे, एक ही होगा। ठीक है, दूसरा शेल है एल, इसमें सब शेल कितने होंगे 2। तीसरा शेल एम है, इसमें कितने सब शेल होंगे 3, और एन जो है वो चौथा शेल है तो इसमें 4 सब शेल होंगे। तो पहला सब शेल, पहले शेल में बात करें तो इसमें पहला ही सब शेल होगा जो कि एस होगा, इसमें फिर एस और पी होगा, इसमें एस पी डी और एस पी डी एफ होगा। ठीक है, तो ये साथ मैंने क्या किया है, देखिए अब इसमें भी एस मौजूद है, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, और इसमें भी एस है। तो इन चारों को एक दूसरे से हमने डिफरेंस तो करना है ना, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने साथ इनके शेल नंबर लिख दिए हैं। तो ये पहले शेल का एस है 1s, ये दूसरे शेल का एस है, और ये दूसरे शेल का पी है। इसी तरह से ये तीसरे शेल का एस है, और ये तीसरे शेल का पी है, और ये तीसरे का डी, और 4s और आगे 4p 4d और 4f। ऑल राइट, ये समझ आ गई ना आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो के शेल होगा, ठीक है, के अंदर एक सब शेल है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि के क्या है, एक बिल्डिंग है और ये उसके अंदर कमरा है, मतलब पूरी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ एक कमरा ही है। ठीक है, कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोगों ने रहना है, यहाँ पे लोग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे एक्चुअली उस कमरे में रह रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा था के की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब है एस में भी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो आप ये देख सकते हैं के की मैक्सिमम कैपेसिटी और एस की मैक्सिमम कैपेसिटी सेम है। आगे अगर एल की बात करें तो एल जो है वो एक बिल्डिंग है और उसके आगे कमरे कितने हैं जी 2। ठीक है, एल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते थे, जरा बताएं कितने आ सकते थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। ठीक है, तो अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर फर्दर 2 कमरे हैं। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन ने इन 2 कमरों में डिवाइड होना है कि एक कमरे में कितने लोग रहेंगे और दूसरे में कितने रहेंगे। ठीक है, तो अब एस की कैपेसिटी मैंने बताई है जी 2, तो इसका मतलब है कि भाई इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो बाकी कितने बच गए 6, और वो किसमें आ सकते हैं पी में। ठीक है, तो ये इन दोनों को टोटल करके वो पूरी बिल्डिंग के जो है वो लोग बन गए। ऑल राइट, आगे एम में चलते हैं। तो एम में कैसे आएंगे, और ये भी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में सबसे पहले ये भी तो है ना कि भाई 2s भी है 2p भी है, तो किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पहले s में जाएंगे। s की एनर्जी p से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, एम की बात करें तो एम में जी 3 हमारे पास कमरे होंगे, और एम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 18। ठीक है, तो अब इसमें आएंगे 2, इसमें कितने आएंगे 6, और इसमें कितने आएंगे भाई 10। ठीक है, एन की बात करें तो 2 6 10 और 14, तो इसमें टोटल हो जाएंगे 32 हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो बड़ी आसान सी बात है, आपने कहना है कि भाई ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है के की मैंने बात की, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1s में 2 आगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2s में 2 आगे, और 2p में जो है वो हमारे पास 6 आगे, और फिर आगे मैं m में क्या लिख दूंगी कि हमारे पास, और इसी तरह से हम m में क्या कहेंगे कि 3s1। ठीक है, लेकिन मसला कहाँ पर आता है कि जब इससे कोई बड़ा आपके पास एलिमेंट आ जाएगा ना, कि जिसके एलिमेंट इलेक्ट्रॉन इससे थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, अब 3s में फिल हो गया 1 आ गया। ठीक है, फिर 3p में आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आने चाहिए थे 3d में, लेकिन एक्चुअली पहले किस में जाते हैं 4s में, फिर उसके बाद आते हैं 3d में। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मसला हो गया। ठीक है, कि हमें अगर इस तरह से चलना था तो ये तो 1s था, फिर 2s था, 2p था, 3s 3p, और उसके बाद आ जाता है 4s, फिर आता है 3d। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है इससे आगे जाओ फ्लक्चुएशन इस सीक्वेंस में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हम याद कर लेते हैं कि ये इसका क्या सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपके सामने इसको याद करने के लिए जो एक नमूनिक होता है वो मैंने बनाया है कि सबसे पहले क्या होता है जी स्कूल, और स्कूल से मुराद यहाँ पर जहाँ पे स्कूल होगा वो एस सब शेल के लिए है। ठीक है, तो ये स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल,
पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल और फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो ये देखिए कितना इजी है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो ये देखें, ये एस से एस सब शेल, फिर अगेन एस सब शेल, फिर पब्लिक स्कूल मतलब पी और एस। ठीक है, फिर पी और एस, फिर डीपीएस, डीपीएस। ठीक है, फिर डीपीएस। ठीक है, फिर क्या है जी, एफडीपीएस, एफडीपीएस और एफडीपीएस। ओके, आपने जब एक बार ये सब लिख लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जितने भी एस यहाँ पर होंगे ना, उनको नंबरिंग देनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर उसके बाद आपने पी को नंबरिंग देनी है। पी की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, पी तो शुरू होता है कि दूसरे शेल में आता है, तो फिर पी की नंबरिंग हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर आपने जो है वो डी की नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, तीसरे शेल से, तो 3D 4D 5D और 6D। ठीक है, इसी तरह से 4F और 5S, F जो है, क्योंकि F जो है हमारे पास 4 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके पास जो है वो सारा सीक्वेंस आ गया है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो कैसे होगा, 1s में आएंगे, फिर 2s में आएंगे, फिर 2p में आएंगे, फिर 3s में आएंगे, जो भी हमने जो है बात की है सोडियम के हवाले से। ठीक है, फिर मैंने कहा 3p में आने के बाद आने किसमें चाहिए थे, 3d में, लेकिन किसमें आएंगे जी, 4s में आएंगे, फिर आएंगे 3d में, फिर जाएंगे 4p में। ठीक है, 3d यहाँ पर आ जाएगा, फिर जाएंगे 4p में, फिर 4p के बाद आने किसमें चाहिए थे, 4d में, लेकिन किसमें आते हैं, 5s में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये याद कर लिया सीक्वेंस, तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा कि स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल और फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, और इसके साथ हमें पता है कि हम क्या करेंगे, पहले एस के साथ जो है वो 1 से नंबरिंग सबके साथ लगाएंगे, और फिर उसके बाद पी की नंबरिंग 2 से स्टार्ट करेंगे, और डी की नंबरिंग 3 से, और एफ की नंबरिंग हम 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, एक और जो है आपके पास ये इस तरह से अक्सर बुक्स में ये वाली बनी होती है डायग्राम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ये देखिए जरा, ये भी समझ लें, ये भी आसान तरीका है, अगर आप इस तरह से करना चाहें, ये एक और मेथड होगा इसका। तो ये आपने देखना है कि ये देखिए जरा, आपने सारे शेल्स के बारे में बात करनी है। अगर आपका n इज इक्वल टू 1 है, मतलब पहला शेल है, तो उसमें क्या होगा, एक s मौजूद होगा, या आपका दूसरा शेल है तो उसमें 2s होगा, 2p में 2p होगा। अगर आपका n इज इक्वल टू 3 है तो उसमें 3s 3p और 3d होगा, 4s 4p 4d और 4f। ठीक है, अब इससे आगे जितने भी शेल्स होंगे ना, उसमें ये 4 ही होते हैं सब शेल। ठीक है, अब इससे ज्यादा तो सब शेल ही नहीं है, सब शेल सिर्फ 4 हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सारा आपके सामने उसी सीक्वेंस से लिख दिया। ठीक है, कि पहले 1s में आएंगे, फिर 2s में आएंगे, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, और आने 3d में चाहिए थे, लेकिन किस में आ जाते हैं, 4s में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका मेथड जरा देखिएगा, मैं इसके ऊपर एरोज बनाने लगी हूँ। ये देखें, ये पहला एरो देखें, तो ये आप एरो आपने इस तरह से लगाने हैं। ठीक है, ये आप खुद भी ट्राई करके देखिएगा, इस तरह से इसको सीक्वेंस में लिख के। तो ये एरो लगाया, तो इसका मतलब है कि भाई पहले 1s में जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर किस में जाएंगे, 2s में, फिर किस में जाएंगे, 2p में, और 2p के बाद आएंगे 3s में, ऐसे ही है। फिर आएंगे जी 3p में, और फिर 3d में नहीं आएंगे, किस में जाएंगे, 4s में जाएंगे। फिर किस में आएंगे जी, 3d में, फिर उसके बाद 4p में, और फिर 4d में नहीं आएंगे, किस में जाएंगे, 5s में जाएंगे। आगे बात करें तो 4d में आएंगे, फिर 4d के बाद 4f में नहीं आएंगे, 5p में, और फिर 6s में जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो है आपके पास ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो है हमने कर लिया है। तो ये आप, आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो आपने कैसे चलना है, टेल टू हेड चलना है, मतलब यहाँ से शुरू करना है कि पहले 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे, 3p में जाएंगे, फिर 4s में, फिर 3d में, और 4p में, और 5s में। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, पीटीबी की बुक्स पढ़ते हैं, तो फिर आपके लिए ये जो है, ये अभी आपके लिए सारा ये झंझट नहीं है, ये आपने सिर्फ 3p तक रहना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आसान है, पहले 1s में जाएगा, 2s में जाएगा, फिर 2p में, 3s में, और 3p में। लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये आप भी इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। जी, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल डिस्कस की थी, अगेन सोडियम की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि सोडियम इज एन एलिमेंट having 11 electrons, write its electronic configuration in subshells। पीछे हमने किसमें लिखी थी, शेल्स में। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब हमने सब शेल्स में लिखनी है, शेल्स में नहीं लिखनी, ऐसे ही है। तो ये आएगी जी 1 कमरों के अंदर अब हमने तादाद बतानी है, पहले हम पूरी बिल्डिंग में बता रहे थे।
तो अब क्या आएगा जी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब इसे आप प्लस करके देख सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। देखिए वही सीक्वेंस है ना, पहले 1s आया, फिर 2s मतलब दूसरे शेल के दोनों सब शेल्स आ गए, दोनों कमरे आए, फिर उसके बाद पहले जो हमारा तीसरी बिल्डिंग है उसका पहला कमरा सिर्फ इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे लोग जो थे वो पूरे हो गए हैं। अब इसका ये देख लें कि इसको लिखना किस तरह है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इसके साथ ही बड़ा सा 2 लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने इसमें फिल हो गए, या इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना, ये आपका पूरा प्रॉपर एक वे है। ठीक है, ये आपके सब शेल्स इस तरह से होंगे, छोटे होंगे अल्फाबेट्स, बड़े नहीं लिखने। और इसके अलावा जो ये है, ये इसके जो है वो शेल को जाहिर कर रहा है कि कौन से शेल का है ना, कि ये पहली बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग का ऐसा है। ठीक है, कि इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए। और ये है इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पीपल जो इसमें रह रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा लाइक किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।